मेरे कानों में दोबारा जब वही आवाज़ गूंजी कि अंदर आ जाओ और सो जाओ और चैन की नींद सो जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं जगाएगा, आओ और सो जाओ। तो उसी वक्त मेरी बीवी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी, बेशक वो खौफज़दा थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसको लगा जैसे उसके शौहर को मदद की ज़रूरत है, और वहीं से खड़े होकर ऊंची आवाज़ में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने अपनी बीवी को पढ़ता हुआ देखा तो मेरे अंदर भी हिम्मत आई और मैंने भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरी बीवी बोली, आप जल्दी से गाड़ी की तरफ आइए। और जैसे ही मेरी बीवी ने पढ़ा और मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वो जो उस दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो सब के सब वहीं रुक गए। और मैं तेज़ी से चलता हुआ जब गाड़ी की तरफ आया तो इस अंदाज में वो हाथ लहरा रहे थे जैसे आगे आने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आगे नहीं आ पा रहे थे। वही सिर्फ एक बाबा ही था जिसको मैंने शुरू में देखा था कि अब वो वापस उसी बाबे का रूप धार चुका था। बाकी सब ढांचे ही थे, पीछे से कपड़े और आगे से ढांचे, लेकिन बाबे का वजूद फिर से पहले की तरह उसी तरह बूढ़ा एक वजूद बन चुका था। और मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में बैठा। मैं भी पढ़ रहा था, मेरी वाइफ भी पढ़ रही थी। तभी बाबे की फिर से आवाज आई, आ जाओ, सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ। लेकिन मैंने जल्दी से गाड़ी रिवर्स की और गाड़ी उसी कच्चे रास्ते से भगाता हुआ फिर से उसी रोड पे आ गया और फिर मैंने गाड़ी वापसी की तरफ मोड़ दी। काफ़ी देर मैं गाड़ी चलाता रहा, कितने घंटे चलाता रहा मुझे नहीं पता कि एकदम से गाड़ी एक जगह पे आकर रुक सी गई, बंद सी हो गई। क्या हुआ था? और जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो हमारी निगाह पड़ी कि हम वापस उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां शुरू में हमने उस मकान को और उसके बाहर जलते हुए दिए को देखा था। यह नामुमकिन था कि हम फिर से उसी जगह पे पहुंच जाते। और गाड़ी बंद हो गई थी। मैं और मेरी बीवी की जान निकलने वाली हो गई थी कि इतना लंबा हमने सफर तय किया है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है कि फिर हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। हम तो बहुत दूर चले गए थे, ये नामुमकिन है। लेकिन इतना हम दोनों को समझ आ चुकी थी, ये बाबा, ये घर, ये सब मंजर पहले ही हमें अंदाज़ा हो गया था, ये इंसान तो है नहीं, ये कोई और ही मखलूक है। और हम फिर से उसी जगह पे इस अंदाज में पहुंच गए हैं कि अब गाड़ी भी बंद हो गई है। हम दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे का हाथ थामा और पढ़ना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता कि हम कितनी देर आंखें बंद करके पढ़ते रहे। हमारे वजूद थर थर कांप रहे थे। हम डरने वालों में से नहीं थे, लेकिन मैं, तुम्हें जानते हो मिश्रा कि मैं डरता नहीं हूँ, सुरेश बोला। लेकिन मैं कितनी देर पढ़ता रहा कि मेरी जान में जान आई। उस वक्त जब चिड़ियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दी, सुबह हो चुकी थी, बाहर रोशनी हो चुकी थी। और जब रोशनी हुई हम मुसलसल दोनों बैठे पढ़ रहे थे। हमने गाड़ी वहाँ से वापस मोड़ी और चलते चलते उस जगह पे पहुंच गए जहां पे वो किसान हमें नजर आया था। अब हमारी खौफ से हालत ऐसी थी, हमें वो किसान भी भूत नजर आ रहा था कि जब हम उस जगह पे पहुंचे तो किसान और उसकी बीवी चलते हुए आ रहे थे। मेरी बीवी बोली, गाड़ी रोको। मैंने कहा नहीं, कोई पता नहीं ये भी कोई भूत ना हो। कहती है नहीं, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी। उस किसान ने शायद हमें पहचान लिया था, भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, साहब आप रात सारी गुजार के वापस भी आ गए, क्या आप जा नहीं सके? तो मैंने उसको सर से पांव तक देखा तो वो समझ गया ये डरे हुए हैं। कहता है, साहब आपका कोई आमना सामना उस छलावे से तो नहीं हो गया? मैं एकदम से चौंका। मैंने कहा, कौन सा छलावा? कहता है, वही छलावा जो घूम के फिर आपको अपने सामने ले आता है और आपको आगे कहता है, आओ चैन की नींद सो जाओ। उसी से तो आपका कहीं आमना सामना नहीं हुआ। मैं एकदम से चौंका। मैंने कहा, तुम कैसे जानते हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, साहब आप जब मुझसे रास्ता पूछ रहे थे मैं समझ गया था आप शहर के बंदे हैं। मैंने आपको इशारों में बताने की कोशिश की, रास्ता ख़तरनाक है, मत जाइए। लेकिन आपने इस अंदाज में कहका लगाया था कि इसको छोड़ो, बस तुम रास्ता बताओ। मैंने कहा, इस शहर के लोग पता नहीं इन बातों पर यकीन करें ना करें, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपका अंदाज ऐसा था कि फिर मैंने आपको नहीं बताया। वो छलावा है साहब, वो लोगों को अंदर बुलाता है सुलाने के लिए, और जो अंदर सो जाए फिर वो कभी उठता नहीं है, वो वहीं रहता है। पता नहीं कितने लोगों को वो सुला चुका है।
आप जिंदा बच के आ गए हैं। सुनने में यही आया है, उस छलावे के पास जो भी जाता है फिर वो वापस नहीं आता। उसकी ऐसी बातें सुन के हमारे अंदर एक और खौफ की लहर दौड़ रही थी। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से गाड़ी वापस मोड़ दी। अब हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि हम उस रास्ते की तरफ जा सकें। हम खैर अपने घर पहुँच गए और उसके बाद हम दोनों ने इस अंदाज में इस वाक़े को इग्नोर कर दिया कि जितना इसको याद करेंगे ज़िंदगी में उतनी खौफज़दा होंगे। लेकिन आज भी जब इस वाक़े को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे कल का वाक़या हो। ये वाक़या सुनने के बाद डॉक्टर मिश्रा ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया कि यार कमाल तुमने कहानी सुनाई है, कैसी ज़बरदस्त कहानी सुनाई है। तो तीसरा दोस्त जो लेटा हुआ था बोला, डॉक्टर मिश्रा तुम हंस रहे हो, तुम्हें ये मजाक लगती है? इसकी कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी जान निकल गई थी। ये तुम जानते हो ये झूठ नहीं बोलता सुरेश, ये सच्ची कहानी होगी, क्योंकि मैं खुद इन बातों को मानता हूं। तो डॉक्टर मिश्रा बोला, अच्छा तेरे साथ भी कुछ हुआ? उसने कहा, हाँ मेरे साथ भी हुआ। हमारा एक दोस्त था, मुझे लेने आया था, मैं उसके गांव गया था। लेकिन फ़र्क ये था कि मैं जिस जगह पहुंचा था वहां शाम हो गई थी। वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आ गया था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि जब स्टेशन पे लोग इस वक्त पहुंचते हैं तो हम गांव के 2-3 लोग ही उसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन आज खौफ की वजह से कोई लेने के लिए इसलिए नहीं आया कि चांद की तारीखें ऐसी हैं कि सारे डरते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि मुझे इस अंदाज में महसूस हुआ कि कोई पीछे चलता हुआ आ रहा है, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। हम थोड़ी देर और आगे चले तो फिर से मुझे महसूस हुआ कोई पीछे आ रहा है। मैंने दूसरी दफ़ा पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त बोला, पीछे मत देख, तू जल्दी से चल, बस आगे चल। मैंने कहा, यार पीछे कौन है? कहता है, जो भी है तो इसको छोड़। और हम थोड़ी ही देर आगे ही चले थे कि बाकायदा किसी ने अपना हाथ मेरे बालों को टच किया, और बालों को टच करते करते पूरी कमर पे ऐसे हाथ घुमा दिया, और कमर पे किसी ने हाथ ऐसे रख दिया। वो हाथ नहीं था, वो आग थी। वो बाकायदा हाथ महसूस होता था, लेकिन जैसे ही वो टच हो रहा था, हाथ टच हो रहा था, जैसे ही मेरी कमर पे उस हाथ को रखा गया तो ऐसा लगता था जैसे आग है, आग। और उसी वक्त मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और मेरा दोस्त कहता है, भाग। और हम दोनों ने जब भागना शुरू किया, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन वो ऊंची आवाज़ में पढ़ता हुआ जा रहा था। हमारे पीछे भी कुछ देर तक दौड़ने की आवाज़ आती रही, जैसे जो भी था पीछे जो नज़र नहीं आ रहा था वो दौड़ता हुआ आ रहा था। और हम दौड़ते रहे। कितनी देर दौड़ते रहे कि दौड़ते दौड़ते हम गाँव पहुँचे थे। मैंने देखा कुछ नहीं था, लेकिन उस हाथ को पहले 2-3 दफ़ा उसके चलने की आवाज़ को, फिर वो हाथ मेरे बालों पे लगाया गया, मेरी कमर पे फेरते फेरते जब कमर पे रखा गया तो मुझे आज भी याद है वो शदीद गर्म हाथ था। और उसके बाद जब उस दोस्त ने कहा भागो, तो वो तेज़ी से हमारे पीछे भागा भी था। मैंने उसको मुड़ के देखा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आया था, लेकिन जब हम भाग रहे थे उस वक्त मैंने मुड़ के नहीं देखा था। पहले 2-3 दफ़ा मैंने मुड़ के देखा था जब मुझे चलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं अच्छा खासा डर गया था। आज भी ये बात मुझे याद है। हाँ डॉक्टर मिश्रा, यार ऐसा होता है, पता नहीं तू इन बातों को क्यों नहीं मानता। मिश्रा बोला, यार मुझे इन बातों पे यकीन नहीं आता। तुम लोग जानते हो कि जब से मैंने ये डॉक्टर की तालीम मुकम्मल की है, ये जिन भूत ये सारी चीज़ें ये आपके दिमाग के अंदर होता है। हमें पढ़ाया जाता है कि इंसान को इस तरह के ख़यालात आते हैं, इंसान के दिमाग में इस तरह की सोचें आती हैं, वो खुद से सोच लेता है। ऐसा हकीकत में होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का दिमाग उसको सोच के बता रहा होता है। हकीकत में जिन भूत ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती, ये इमेजिनेशन होती है इंसान की। इस तरह की बातें होती रहीं, वो लेटे रहे और उसके बाद मौजू भी चेंज हो गया। उन्होंने वहाँ पे अपना सफ़र जो भी 2-3 दिन जो इंजॉय करना था, शिकार खेलना था, जो भी प्रोग्राम था वो उन्होंने किया। और उसके बाद वो लोग वापस आ गए, वो दोस्त अपने उसको चले गए और डॉक्टर मिश्रा अपनी ड्यूटी पे जाना शुरू हो गया। काफ़ी महीने वो अपनी ड्यूटी करता रहा कि एक रात उसको रुकना पड़ा। एक इमरजेंसी आ गई थी अस्पताल के अंदर। उस रात वो तकरीबन 12:30 बजे अस्पताल से फारिग हुआ। जैसे ही वो फारिग होके बाहर निकला, गाड़ी की तरफ जाने लगा, तो वहाँ उसके पीछे उसी अस्पताल का उसका एक कुलीग उसके पास आया और बोला, डॉक्टर मिश्रा
रात बहुत हो गई है, आपका घर भी बहुत वीराने में है और वो जगह भी ठीक नहीं है, आप हमेशा टाइम पे चले जाते हैं। आज इस इमरजेंसी की वजह से आपको लेट जाना पड़ रहा है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा यहीं पे रुक जाएं, जब सुबह हो तो आप चले जाइएगा। डॉक्टर मिश्रा एकदम से मुड़ा और चौंक के उसको बोला, ये तुम कह रहे हो? तुम तो पढ़े लिखे शख्स हो, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? क्या वहां पे कोई जानवर है? उसने कहा, नहीं, वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे वो मखलूक है जिससे अगर आपका पाला पड़ गया तो बहुत गलत हो सकता है। कौन सी मखलूक? डॉक्टर मिश्रा बोला, किस तरह की मखलूक की बात कर रहे हो? कहीं तुम जिन भूतों की बातें तो नहीं कर रहे? उसने गर्दन हिला दी जैसे कह रहा हो हाँ, और उसके गर्दन हिलाने का अंदाज ऐसा था जैसे डॉक्टर मिश्रा को कह रहा हो, मुझे पता है डॉक्टर मिश्रा आप इन बातों को नहीं मानते, आप इस गांव के नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, ओहो प्लीज़ यार, फॉर गॉड सेक, ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे जाने दो। डॉक्टर मिश्रा अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो शख्स बाहर ही खड़ा रहा, जैसे आखिर तक चाह रहा हो, डॉक्टर मिश्रा से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि आप रुक जाएं, ना जाएं। डॉक्टर मिश्रा अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया अपने सफर की तरफ। गाड़ी के अंदर एक हल्का सा उसका पसंदीदा म्यूजिक चल रहा था और गाड़ी उसके घर की तरफ रवां दवां जा रही थी। अस्पताल से उसके घर का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था और वो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता मुकम्मल कर चुका था और उस वीराने के अंदर गाड़ी जा रही थी, जो इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई घर नहीं थे। दूर दूर अगर किसी के कोई घर देते थे तो इस वक्त रात को नज़र नहीं आ रहे थे। एक ऐसी सड़क थी जो खामोशी के साथ उस रास्ते पे, उस सड़क पे गाड़ी चलती हुई घर की तरफ जा रही थी कि एकदम डॉक्टर मिश्रा को ब्रेक लगाने पड़े। उसने जैसे ही ब्रेक लगाई तो उसने देखा एक बकरी का छोटा सा बच्चा एकदम से रोड के आगे आके खड़ा हो गया था। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, ये रात को पता नहीं किस बकरी का बच्चा निकल आया है और खड़ा हो गया है, तो उसने वहीं पे हारन दिए कि वो आगे से हट जाए। उसने 1-2 दफ़ा जब हारन दिए तो वो बकरी का बच्चा आगे से चला गया और उसने गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा दी जो रुकी हुई थी। उसकी गाड़ी स्लो स्लो उसी रोड पर जा रही थी कि एकदम से उसको महसूस हुआ कि कोई चीज़ इंतहाई तेज़ी के साथ शां करके रोड क्रॉस करके गई है। क्योंकि वो काफ़ी फासले पे वो चीज़ थी, दूर थी, इसलिए उसको अंदाज़ा ना हुआ कि कौन सा जानवर था जो इतनी तेज़ी के साथ रोड क्रॉस करके गया है। अपनी गाड़ी वो इसी तरह चलाता रहा और फिर से उसको अब ब्रेक लगाने पड़े, इसलिए कि उसकी स्पीड पहले ही स्लो हो चुकी थी। अब उसको दूर से ही नज़र आया कि तकरीबन कोई 12, 15, 20 के करीब ज़्यादा बकरियां हैं जो रोड को क्रॉस कर रही हैं। अब रात के इस पल कौन सी बकरियां हो सकती हैं, या कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी बकरियों को लेके जा रहा है, जो रोड क्रॉस कर रहा है। उसने जाके गाड़ी की ब्रेक लगा दी और इंतज़ार करता रहा कि बकरियां गुजर जाएं। यकीनन इनके पीछे कोई शख्स भी होगा जिसकी ये बकरियां होंगी। तो एकदम डॉक्टर मिश्रा के दिल में ख्याल आया, कहीं कोई चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा रात के इस पहर। तो उसने कहा, मुझे देखना चाहिए कि कौन है ये। उसने अपनी गाड़ी का गेट खोला और उतरकर बाहर खड़ा हो गया कि देखूं। उसने देखा बकरियां रोड क्रॉस करके चली गईं, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं था। डॉक्टर मिश्रा बहुत ही हैरान हुआ कि ये बकरियां, क्या इनका जो मालिक था या जो लेके जा रहा था, क्या अगर वो मालिक है फिर तो समझ आती है, मालिक आगे आगे चल रहा होगा, बकरियां पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन अगर किसी ने चोरी की होती हैं बकरियां तो वो पीछे पीछे होता, एक शख्स आगे चल रहा होता और एक शख्स इनको पीछे से हाँकता हुआ, इनको आगे डंडे की मदद से डराता हुआ लेके जा रहा होता, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं था। तब डॉक्टर मिश्रा के दिल में ख्याल आया, नहीं, ये किसी की अपनी बकरियां हैं, चोरी कोई नहीं कर रहा। बकरियां गुजर गईं, वो अपनी गाड़ी में बैठा और कहते हैं डॉक्टर मिश्रा फिर से आगे चल पड़ा। अब वो सोच रहा था, अब एक बकरी का बच्चा उसने खड़े हुए देखा, कोई तेज़ी से चीज़ गुजरी और
अब बकरियां गुजर के गई थी। अब वो एहतियात कर रहा था कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, रात का टाइम है, मैं कभी रात को आया नहीं, हो सकता है यहाँ के इर्द गिर्द के जो रिहायशी लोग हैं जिन्होंने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, जिनका रोज़गार ही यही भेड़ बकरियां हैं, मे भी रात को वो इस तरह निकलते हों और अपनी भेड़ बकरियां, तो मुझे एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरह वो गाड़ी को आहिस्ता चलाते चलाते उन दरख्तों का एक जजीरा सा जो बना हुआ था, इर्द गिर्द दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, उस जजीरे के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बकरी रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। उसका मुंह परली साइड पे है, बकरी की जो दुम है वो गाड़ी की तरफ है। अब रास्ता इतना नहीं था कि वो साइड से गुजर सकता, क्योंकि दोनों तरफ दरख्त बने हुए थे। उससे पहले जो रास्ता था वहां पे कच्चा रास्ता फिर भी इधर से था कि लेफ्ट से या राइट से गुजर जाते। वो बकरी सड़क के बिल्कुल सीधी खड़ी थी, वो गुजर सकता। अगर दोनों तरफ दरख्त ना होते तो वो फिर शायद साइड से गुजर जाता। अब उस बकरी को हटना था और तभी वो वहां से गुजर सकता। उसने बकरी के करीब जाके गाड़ी की ब्रेक लगा दी। बकरी का मुंह परली साइड पे था, दुम डॉक्टर की तरफ थी, डॉक्टर मिश्रा की तरफ। अब उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया कि बकरी को वहां से हटा सके। अब गाड़ी की लाइटें ऑन हैं और उन गाड़ी की लाइटों की रोशनी में वो सब क्लियर मंजर देख रहा है कि दोनों इतराफ दरख्त हैं। एक जजीरा है जहां से वो दिन की रोशनी में शाम को गुजरता है, लेकिन आज पहली दफ़ा रात को गुजर रहा है। रात को वो दरख्तों का जजीरा बहुत भयानक मंजर, खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। उसकी जगह पे कोई और होता यकीनन बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता, क्योंकि वो डरने वालों में से था नहीं, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब बकरी के लिए उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उसी लम्हे वो बकरी उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ही वो बकरी डॉक्टर मिश्रा की तरफ मुड़ी तो बकरी की पीछे की दुम, पीछे की दोनों टांगें तो बकरी की थीं, लेकिन उसका आगे वाला हिस्सा एक औरत का हिस्सा था। और उस औरत ने पीछे उसकी बकरी की तरह की टांगें थीं, दुम थी, और आगे वाली जो दो टांगें थीं वो इंसानी हाथ थे, और उसके ऊपर एक औरत का वजूद, इस अंदाज का जो कपड़ों के बगैर एक औरत का वजूद था, एक जवान औरत। ये बहुत भयानक और अजीब मंजर था कि वो जैसे ही बकरी घूमी है तो उसकी दुम, उसकी पीछे वाली टांगें वहीं रही हैं। आगे वाला हिस्सा घूम के जब आया है तो आगे से अगला धड़ उसका एक औरत का था। जहां पे उसके वजूद पे कपड़े नहीं थे, उसका सीना था, और इंतहाई हसीन व जमील औरत, और उसके दोनों हाथों के अंदर इंसानी खोपड़ियां थीं। इंसान की खोपड़ियां उसने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थीं, और उसके मुंह के अंदर एक बकरी की टांग थी। इस अंदाज में जैसे उसको अभी अभी ताज़ा काटा गया हो और उसकी खाल उतार दी गई हो। उस टांग में से खून बह रहा था। उसने अपने मुंह के अंदर बकरी की टांग और दोनों हाथों में इंसानी खोपड़ियां पकड़ी हुई थीं। और जब वो मुड़ी है तो अभी तक उसका साइज एक बकरी जितना ही था। आधा हिस्सा दरमियान का पीछे वाला जो था वो उसी तरह बकरी का पेट और हिस्सा, पीछे दो टांगें और दुम, और आगे वाला हिस्सा दो उसी तरह की बराबर पिछली टांगों के इंसानी दो हाथ, और उन दोनों हाथों में पकड़े हुए दो इंसानी खोपड़ियां, और मुंह के अंदर पकड़ी हुई एक बकरी की टांग। और जैसे ही वो मुड़ी है उसके मुंह में वो जो बकरी की टांग उसने पकड़ी हुई थी उसने नीचे फेंक दी है। और उसी लम्हे वो इस अंदाज में उसने वो जो बकरी का धड़ था नीचे वाला, उसको इस तरह नीचे ज़मीन पे टच कर दिया जैसे बकरी बैठती है। लेकिन भाई बकरी तो कमर के बल लेटती है या बैठती है, लेकिन उसने अपनी दोनों टांगें ज़मीन पे टच कर दी, जैसे उसकी दुम और दोनों टांगें ज़मीन पे टच थीं। अब वो सीधी खड़ी हुई थी। नीचे वाला धड़ अभी भी बकरी का था, और ऊपर वाला उसका धड़ जो एक औरत का था, जिसके मुंह में एक बकरी की टांग थी जो अब गिर चुकी थी, और अब हसीनो जमील उसका चेहरा जहां से अभी भी खून टपक रहा था, उसके दोनों दांत आहिस्ता आहिस्ता सामने से बाहर आना शुरू हो गए।
और बकरी का धड़, बकरी की टांगें उसी तरह ज़मीन पे छोटी सी रहीं, लेकिन उस औरत का वजूद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के सामने उसका कद तकरीबन 12 से 15 फुट ऊंचा हो चुका था। और उसी वक्त उसके वो हाथ भी उसी तरह 15 फुट ऊंचे हो चुके थे। सिर्फ बकरी का जो धड़ था, नीचे टांगे थी, वो ज़मीन पे उसी तरह छोटी रखी हुई थी, बाकी पूरा वजूद एक लंबा सा हो चुका था। तभी उसने वो जो हाथों में दोनों खोपड़ियां पकड़ी हुई थी, उन खोपड़ियों को पकड़ के ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो बाकायदा उन खोपड़ियों में से ऐसी चीखों की आवाज़ें आने लगीं जैसे किसी इंसान को शदीद तकलीफ़ हो रही हो और वो उस दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। तो दोनों खोपड़ियों में से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं।